शाम से ही लगातार बारिश हो रही थी। रात होते होते तेज बारिश के साथ मौसम में हल्की हल्की ठंड बन चुकी थी। रोड के किनारे खड़ी उस ब्लैक मर्सिडीज के अंदर का माहौल काफी गुमसा था। ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर इस वक्त बोरियत महसूस कर रहा था, पर उसकी मजबूरी थी। वहीं पीछे वाली सीट पर बैठा अद्वैत लगातार उन बारिश की बूंदों को देख रहा था, जो गाड़ी की विंडशील्ड पर थिरक रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर आंखों में लाखों जज्बात थमे थे। मन एकदम अशांत सा था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर साइड मिरर पर रखा और जैसे ही आंखें बंद की कि कई गर्म आंसू उसके गाल को चूम गए। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विद्युत। आज से नहीं, बल्कि पहली नजर से ही। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी तक की कल्पना नहीं कर सकती। 7 जन्मों का वादा नहीं, क्योंकि ये बात काफी फिल्मी हो जाएगी। पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये दुर्बा मरते दम तक सिर्फ तुम्हें ही चाहती रहेगी। सिर्फ तुम्हें ही विद्युत। ये कुछ शब्द उसके कानों में मानो लावा पिघलाते हुए अंदर उतरे थे। ये वही शब्द थे जिन्होंने उसके एक तरफा प्यार को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया था। आज पूरे 3 साल हो गए थे, पर कहीं ना कहीं आज भी उसके दिल में उसकी वह एक तरफा मोहब्बत सांस ले रही थी। या यूं कहें कि उसने कभी अपने उस प्यार को, उस मोहब्बत को खत्म होने ही नहीं दिया था। धीरे से अपने आंसुओं को पोंछा और आंखें खोल ली। उस बंद गाड़ी में उसका दम घुटने लगा था। साइड मिरर को नीचे किया कि कुछ बारिश की बस शरारती सी बूंदें उसके चेहरे पर छलक आईं। एक सुकून का एहसास हुआ। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। खुद को शांत किया और ड्राइवर की ओर देखकर बोला, चलिए घर। ओके सर। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ा दी। कुछ देर बाद ही गाड़ी एक बंगलों के बाहर आकर रुकी थी। धीरे से अपना लैपटॉप बैग उठाया और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। रात के करीब 11 बज रहे थे। घर के सभी सदस्य सो चुके थे। सीढ़ियों से होते हुए वह ऊपर आया और धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। डिम लाइट ऑन थी। सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर सो रहे उस हल्के फुल्के से वजूद पर गई। किसी बिल्ली की तरह वह कंबल में दुबकी आराम से सो रही थी। उसे देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली और कपड़े बदलने चला गया। कपड़े बदलकर वह जैसे ही बाथरूम से बाहर आया, उसके पेट से कुछ आवाजें आने लगीं। धीरे से अपने पेट को सहलाता हुआ वह कमरे से बाहर आया। किचन में आया तो वहां एक लड़की खाने की प्लेट लगा रही थी। अद्वैत हल्का सा मुस्कुराया और एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। उस लड़की ने खाने से भरी प्लेट को अद्वैत के सामने रख दिया। थैंक्स भाभी। अद्वैत ने जैसे ही पहला कौर मुंह में रखा तो भाभी तंज कसते हुए बोली, अब बीवी को तो कोई फिक्र नहीं कि पति कब आ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ खाया है कि नहीं। कोई चिंता ही नहीं। प्लीज भाभी। ओहो, सही है भाई, एकदम सही जा रहे हो। वो आपको घंटा भाव नहीं देती और पर उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, तो फिर उसी से खाना लगवा लिया कीजिए। भाभी चिढ़कर बोली और वहां से फौरन अपने कमरे में चली गई। स्टूपिड गर्ल। अद्वैत ने मुस्कुराकर अपना सिर नामे हिला दिया और खाना खाने लग गया। कुछ देर बाद कमरे में आया तो बेड खाली था। माथे पर बल पड़ गए थे। अभी तो यहीं सो रही थी, अचानक कहाँ चली गई। उसने कमरे में नजर दौड़ाई कि कानों में पानी के गिरने की आवाज आई। बाथरूम का दरवाजा बंद था। वो समझ गया था कि जरूर वह बाथरूम में थी। 11:30 बज चुके थे। वह धीरे से बेड पर बैठ गया। बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा। मैरून कलर की सिल्की नाइटी गाउन में बहुत प्यारी लग रही थी उसे। बाल खुले हुए थे, आंखें नींद से बोझिल थी। वह चुपचाप बेड पर आई और वापस कंबल ओढ़कर लेट गई। उसकी ये चुप्पी सुई की तरह चुभी थी उसके सीने में। इन सब चीजों से बेखबर वह वापस नींद के आगोश में जा चुकी थी। अद्वैत ने गुस्से में अपने हाथों को मुट्ठियों में कस लिया था। एक बार फिर जज्बातों की जगह गुस्से ने ले ली थी। वो आपको घंटा भाव नहीं देती, पर उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। वह उठा और कमरे से बाहर निकल गया। उसने जाने के बाद कमरे में अजीब तरह की शांति फैल गई थी। दूरबा, जो अब तक सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। दूरबा मलिक
तुम वो लड़की हो ही नहीं सकती जिससे अद्वैत रघुवंशी को मोहब्बत हो। कभी भी नहीं हो सकती तुम। ये शब्द नहीं थे, बल्कि शब्दों के वो तीर था जो उसके दिल को लहूलुहान कर गया था। एक टीसी उठी थी सीने में, और फिर बस कमरे में सिसकने की आवाजें ही आईं। कितना खुद को रोकती थी कि ना रोए, ना अपने जज्बातों को जाहिर होने दे। पर यह कमबख्त दिल कहाँ सुनता था उसकी। धीरे से अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया, ताकि बाहर तक आवाज भी ना जाए उसके रोने की। मैं कभी हो ही नहीं सकती वो लड़की जिससे अद्वैत रघुवंशी प्यार करे, बस सिसकते हुए खुद से ही बोली। भाई जानती थी कि उसने खुद के जज्बातों को कैसे काबू किया था। वो हमेशा से ही उसका क्रश रहा था। जब वह सिर्फ अद्वैत था तब। पहली बार उसे स्कूल के असेंबली हॉल में देखा था, जब वह लेट होने पर जल्दीबाजी में अंदर आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। जल्दीबाजी में उसे ये तक ध्यान नहीं आया था कि वह गर्ल्स लाइन में खड़ा हो गया था, जबकि उसकी इस हरकत पर पूरी असेंबली में मौजूद स्टूडेंट्स हंस रहे थे, सिवाय उसके। हाँ, उसे उसकी वह हरकत बहुत प्यारी लगी थी, और जब वह शर्मिंदगी महसूस करके बॉयज की लाइन में खड़ा हुआ था, उसका वह इनोसेंट सा फेस वह आज तक नहीं भूली थी। पर इस बात से अपरिचित थी कि गलत फहमी की दीवारें इस कदर ऊंची थीं दोनों के बीच, कि उस पार उनकी मोहब्बत थी वो तक नहीं देख पा रहे थे। एक दूसरे के पास थे, पर फिर भी कई गुना मीलों का फासला था। सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर वह जैसे ही कमरे से बाहर निकली कि सामने आती भाभी से टकरा गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स को फौरन संभाल लिया, पर भाभी के हाथ से कॉफी का कप छूटकर फर्श पर गिरकर टुकड़ों में बदल चुका था। अंधी हो, कुछ दिखाई देता है कि नहीं? भाभी गुस्से में बोली। सॉरी भाभी, आई एम सॉरी। दूरबा ने फौरन माफी मांगी। कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी में? एक मीटिंग है। दूरबा ने जैसे ही ये कहा, भाभी ने नाराजगी से उसकी ओर देखा। कंपनी की फैशन डिजाइनर होने के साथ तुम एक बीवी भी हो, पर शायद तुमने अब तक उस चीज की प्रायोरिटी दी ही नहीं है। तभी तो घर से ज्यादा तुम्हारे नैन बाहर लगते हैं। तुम अपने काम से काम रखो भाभी। उसकी बात दूरबा को चुभ सी गई थी। काम से काम रखती हूँ, इसलिए कुछ कहती नहीं हूँ। दूरबा ने कुछ देर उसे देखा, और फिर बिना कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। ओहो, जरा एटीट्यूड तो देखो मैडम का। भाभी उसे पीछे से घूरती हुई बोली। क्या हुआ? बाहर से आती आवाजें सुनकर अब तक अद्वैत भी स्टडी रूम से आंखों को मलते हुए निकल आया था। आपके लिए कॉफी लेकर आ रही थी, मैडम हवा हवाई ने गिरवा दी। भाभी गुस्से में बोली। कौन हवा हवाई? अद्वैत ने एक नज़र फर्श पर गिरी हुई कॉफी को देखा, और फिर उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा। आपकी अर्धांगिनी कहीं गई है क्या? ऑफिस इतनी जल्दी? अद्वैत ने थोड़ा चौंकते हुए उसे देखा। मीटिंग है मैडम की, कहते हुए भाभी मुंह बनाकर वापस नीचे की तरफ चली गई। भाई अद्वैत के माथे पर बल पड़ चुके थे। वह जल्दी से कमरे में आया, वार्डरोब खोली और उसमें कुछ खंगालने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद उसके हाथ एक वाइट कलर की फाइल लगी थी। दिखने में वह किसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट लग रही थी। हड़बड़ी में खोलकर उसमें कुछ पढ़ने लगा, और फिर अगले ही क्षण उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। गुस्से में फाइल को फर्श पर पटका, टेबल पर रखी गाड़ी की चाबियां उठाईं। लगभग दौड़ते हुए वह नीचे आया। भाभी, जो कि उसके लिए दूसरी कॉफी लेकर आ रही थी, उसने जब अद्वैत को जल्दीबाजी में जाते हुए देखा तो वह बोल उठी, भाई कॉफी। पर अद्वैत इतनी जल्दीबाजी में था कि वह भाभी की बात ही नहीं सुन पाया था। चल क्या रहा है भाई? आज तो दोनों मियाँ बीवी एकदम हवा हवाई बनकर घूम रहे हैं। भाभी चिढ़कर बोली। क्या हुआ भाभी? पीछे से एक सहज सी आवाज उसके कानों में टकराई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने हरे रंग की बनारसी साड़ी में लिपटी हुई भावना रघुवंशी, यानी कि भाभी की चाची, खड़ी थी। माथे पर लगा लाल कुमकुम का बड़ा सा टीका उन्हें काफी सभ्य बना रहा था। हाथों की कलाइयों पर मौजूद सोने के कंगन, गले में लटकता लंबा सा मंगलसूत्र, बहुत ही अच्छे से मांग में सिंदूर भरा हुआ था। आपको देखकर हर बार मेरे मन में सिर्फ एक कहावत याद आती है चाची,
भाभी ने कॉफी का कप डाइनिंग टेबल पर रखा। चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी। क्या? भावना रघुवंशी ने सवालिया नजरों से उसे देखा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भाभी के कहने में एक उपहास था जो वह भावना रघुवंशी का उड़ा रही थी। भाभी, तमीज से। भावना रघुवंशी का चेहरा अचानक गुस्से से तमतमाने लगा था। वह चिल्लाई, चिल्लाइए मत, क्योंकि ये घर आपके बाप का या फिर आपका नहीं है, और ना ही आपके ससुर का है। एकदम उनके सामने खड़े होते हुए, ये घर मेरे भाई और मेरा है। थोड़ा सा हंसते हुए, भाई, पिछला भूल सकते हैं पर मैं नहीं चाची। आज भी अच्छे से याद है जब आपने हम दोनों भाई बहन को धक्के मारकर घर से निकाला था, जबकि हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। उस टाइम भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो मेरा पेट भर सके, इसलिए उन्होंने कहाँ कहाँ नौकरी नहीं की। खैर, आप क्या समझेंगी ये बातें, क्योंकि ये सब समझने के लिए दिल और जज्बातों का होना जरूरी है। उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए, पर शायद वह आपके पास है ही नहीं, वरना जिस औरत का इकलौता बेटा हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से कोमा में हो, वह इतनी सच धज कर तो नहीं घूम सकती, ऐसा मुझे लगता है। बाकी है तो आप आज भी एहसान फरामोश औरत ही। कहते हुए भाभी वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। इस दो कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। भावना रघुवंशी बेहद गुस्से में अपने दांत किटकिटाते हुए बोली। उधर अद्वैत ने गाड़ी को एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने रोका। जल्दी से बाहर निकलकर गाड़ी की चाबियां सिक्योरिटी गार्ड की ओर उछाल दी और लगभग दौड़ते हुए अंदर की तरफ भागा। लिफ्ट अभी ऊपर थी, इसलिए उसने उसका इंतजार तक नहीं किया और खुद स्टेयर्स की तरफ भागा। डॉक्टर के केबिन में बैठी दूरवा मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी। आगे की प्रोसेस के लिए मिसेस रघुवंशी, सिर्फ आपका एक सिग्नेचर चाहिए। यहाँ आप साइन करेंगी और वहाँ आपके हस्बैंड को हम कैलिफोर्निया के एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे। आई एम डैम श्योर कि वहाँ से आपके हस्बैंड एकदम सही होकर ही आएंगे। डॉक्टर ने सहजता से कहा। कहाँ करने हैं साइन? आंखों में चमक लिए बोली। नीचे राइट साइड। पेन, ये लीजिए। डॉक्टर ने फौरन पेन दूरबा के हाथ में पकड़ाया। दूरबा ने मुस्कुराकर जैसे ही साइन करने के लिए पेन पेपर पर रखा कि एक तेज आवाज के साथ केबिन का दरवाजा खुला। आई एम सेइंग स्टॉप ऑल दिस मिसिस। अद्वैत की आवाज में इतना गुस्सा था कि दूरबा की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई थी। उंगलियों में फंसा पेन छूटकर टेबल पर गिर गया था। तापमान इतना गर्म था कि दूरबा के माथे पर पसीने की बूंदें साफ तौर पर दिखने लगी थी और गला अचानक सूख चुका था। अरे मिस्टर रघुवंशी, आप? डॉक्टर फौरन अपनी चेयर से खड़े हो गए। मैंने कहा था ना आपको कि विद्युत को कहीं नहीं रेफर किया जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ नहीं आई? अद्वैत अपनी भारी सी आवाज में बोलते हुए डॉक्टर के बिल्कुल सामने खड़ा हो चुका था। हाँ, आपने कहा था, पर उनकी वाइफ चाहती हैं कि उन्हें यहाँ से रेफर किया जाए, और वैसे भी वहाँ पर मिस्टर विद्युत का ट्रीटमेंट यहाँ के मुकाबले बेहतर ही होगा। वहाँ पर उनके कोमा के बाहर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, डॉक्टर ने कहा। उनकी वाइफ नहीं। अद्वैत ने दूरबा के कंधे पर हाथ रखकर डॉक्टर से कहा। डॉक्टर ने कंफ्यूज होकर उन दोनों की तरफ देखा तो अद्वैत दूरबा के कंधे पर अपनी पकड़ कसता हुआ बिना किसी भाव के बोला, सी इज माई वाइफ, मिसेस दूरबा अद्वैत रघुवंशी। दूरबा बस नीचे सिर झुकाए बैठी थी, हाथ पैर कांप रहे थे। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर रघुवंशी, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वह दरअसल मिसेस भावना रघुवंशी जी एक बार आई थी, तो वह मिसेस अद्वैत रघुवंशी को मिस्टर विद्युत की वाइफ बता रही थी, तो मुझे लगा कि शायद वह उनकी वाइफ हैं। खैर, इट्स माई मिस्टेक, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। डॉक्टर ने अपना सिर झुकाकर कहा। होप कि आगे ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एनीवे, विद्युत का ट्रीटमेंट वैसे ही चलेगा जैसा अब तक चलता आया है। दूरबा की ओर एक नज़र देखते हुए, मैंने बहुत से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को विद्युत का केस दिखाया था। सबका कहना है कि वह किसी भी ट्रीटमेंट से उसे एकदम से कोमा में बाहर नहीं ला सकते। टाइम लगेगा। वह खुद ही एक दिन कोमा से बाहर आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज। कहते हुए अद्वैत ने डॉक्टर की ओर देखा तो डॉक्टर ने तुरंत अपना सिर नामे हिला दिया।
दैट्स गुड। अद्वैत ने दूरबा के कंधे से हाथ हटाया और वहां से बाहर निकल गया। अद्वैत के जाने के बाद दूरबा ने भी अपना पर्स उठाया और डॉक्टर को सॉरी बोलकर उनके केबिन से बाहर निकल आई। अगर अद्वैत नहीं आते ना तो सब हो ही जाता। विद्युत को यहाँ से रेफर भी कर देते डॉक्टर। एक बात समझ नहीं आती अद्वैत, क्यों नहीं चाहते कि विद्युत यहाँ से जाए? अच्छा ही तो है कि वे जल्दी ही ठीक हो जाए। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? दूरबा मन ही मन सोचते हुए अपने कदम बढ़ा रही थी। वह एक वीआईपी वार्ड के सामने रुकी और धीरे से उसका दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। विद्युत, जो कि कोमा में था, उसे बेड पर लिटाया हुआ था। वार्ड रूम में बड़ी बड़ी मशीनों से आती आवाजें आ रही थीं। सहसा ही उसकी आंखें नम पड़ गई थी। वह उसकी ओर बढ़ती, उससे पहले ही एक कड़क आवाज ने उसके कदमों को वहीं ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। थोड़ा चौंकते हुए उसने नजरें घुमाई। वहीं रखे सोफे पर अद्वैत पैर पर पैर चढ़ाए बैठा था। गुस्से में चेहरे की नसें तक तनी हुई थी। अद्वैत की घूरती नजरें वह खुद पर महसूस कर सकती थी। दूरबा ने डरते हुए जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं। किसकी परमिशन से तुमने इतना बड़ा फैसला लिया? अद्वैत के इस सवाल का जवाब शायद उसके पास भी नहीं था। सो वह खामोश खड़ी रही। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ कि विद्युत से जुड़ा कोई भी फैसला लेने का हक तुम्हें नहीं बल्कि मुझे है। आज तो तुमने ऐसा करने की जुर्रत की, पर आइंदा ऐसा कुछ ना हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वह सोफे से उठा और उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। चेहरे को आगे किया और उसके कान में फुसफुसाते हुए गुस्से में बोला, अगर इतना ही शौक है ना तुम्हें विद्युत की ओर देखकर इसकी बीवी बनने का, तो जल्दी तुम्हारा यह शौक भी पूरा कर दूंगा। जिस रोज विद्युत कोमा से बाहर आया ना, उसी रोज मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर चाहे किसी की बीवी कहलवाना। कहते हुए उसने दूरबा को आगे की तरफ धकेला और खुद उस बार्ड रूम से बाहर निकल गया। दूरबा ने खुद को संभाल लिया था, पर अद्वैत के मुंह से तलाक की बात सुनकर वह अंदर तक हिलसी गई थी। जरा जुबान ना कांपी थी उसकी, जो कितनी बड़ी बात बोल गया था। हाँ, कांपेगी भी क्यों? आखिर वह उससे प्यार थोड़ी ही करता था। शरीर जैसे सन्न सा था और कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, तलाक। उसने लाचारी से विद्युत को देखा, फिर खुद से मन ही मन बोल उठी, तो क्या विद्युत के ठीक होने के बाद अद्वैत मुझे सच में तलाक दे देगा? दिल अजीब बेचैनी से घिर गया था। वह धीरे से बेड के पास आई और विद्युत के हाथ को आराम से छूती हुई रुंधे गले से बोली, जल्दी ठीक हो जाओ विद्युत, क्योंकि मैं ये सब अकेले नहीं संभाल पा रही। कहते हुए वह फपक पड़ी थी कि तभी उसका फोन बज उठा था। स्क्रीन पर लिखा नाम देखकर उसने जल्दी से खुद को संभाला और फौरन उस कमरे से बाहर निकल गई। वहीं अद्वैत ड्राइविंग सीट पर बेहद गुस्से में बैठा हुआ था। डॉक्टर का दूरबा को विद्युत की वाइफ कहना उसके दिमाग में बहुत ही बुरी तरह कौंध रहा था। उसने गुस्से में ही एक मुक्का स्टीयरिंग व्हील पर मारा। इतनी जल्दी तो मैं विद्युत को ठीक नहीं होने दूंगा, और ना तुम्हें खुद से दूर। अद्वैत के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ दृढ़ता के भाव थे। दूरबा अपने केबिन में बैठी किसी सोच में इस कदर डूबी हुई थी कि लगातार बजता उसका फोन उसकी गहन सोच में खलल भी नहीं डाल पा रहा था। हाथ में पकड़े पेन को वह बस उस पेपर पर घिस रही थी कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला। थोड़ा चौंकते उसने दरवाजे की ओर देखा था। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह फौरन अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। चाचा जी, कब से फोन कर रहा हूँ पर कोई जवाब नहीं। सचिन जी अंदर आते हुए बोले, सॉरी, शायद फोन साइलेंट मोड पर था। कहते हुए जैसे ही उसने फोन को उठाया, उस पर 4 मिस्ड कॉल थी। फोन साइलेंट मोड पर भी नहीं था। उसे हैरत हुई कि उसने एक बार भी रिंग की आवाज न सुनी। अच्छा, मैंने तुझे 10 करोड़ के बारे में बताया था, कुछ हुआ उनका? नहीं चाचा, मैंने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है। बेटा, मैं जानता हूँ कि रकम बड़ी है और तू इसलिए ही झिझक रही है, पर मैं हमारी कंपनी के लिए सोच रहा हूँ। इस वक्त हमारी कंपनी को उन पैसों की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट मंथ फैशन वीक स्टार्ट हो रहा है। अगर एक बार हम जीत गए तो हमारे पास बहुत सी कंपनियों के ऑफर्स होंगे। दामाद जी से कहो कि जरूरत है। चाचा जल्दी लौटा देंगे, सचिन जी ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मैं समझ रही हूँ चाचा, पर हम बैंक से लोन भी तो ले सकते हैं, दूरवा ने कहा।
अमाउंट बड़ा है। यदि हम अभी अप्लाई भी करेंगे तो भी हमें इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट प्रोसेस है तो थोड़ा समय लगेगा और फिलहाल हमारे पास वही समय नहीं है। सचिन जी ने कहा तो दूरबा ने धीरे से गर्दन हिला दी। कोशिश करूंगी आज बात करने की, दूरबा ने कहा। तो सचिन जी ने उससे पूछा, अगले हफ्ते टॉप डिजाइन सिलेक्ट किए जाएंगे जिन्हें हमारी कंपनी की ओर से फैशन वीक में प्रेजेंट किया जाएगा। उम्मीद है कि सभी डिजाइन तैयार हैं। जी चाचा, सभी डिजाइन तैयार हैं और मैंने आगे के प्रोसेस के लिए उन्हें भेज दिया है। आई एम डैम श्योर कि अगले हफ्ते तक वह डिजाइन फैब्रिक में अवेलेबल हो जाएंगे। दूरबा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। तो सचिन जी ने उसके सर पर हाथ फेरा। दैट्स लाइक माई डॉल। सचिन जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दूरबा फिर से किसी गहरी सोच में डूब सी गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पैसों को लेकर अद्वैत से कैसे बात करे, और अगर उसने कहा भी तो क्या अद्वैत पैसे देगा। शाम में जैसे ही वह घर आई, हॉल में सरस्वती जी यानी कि अद्वैत की दादी माँ बैठी थी और चाय पी रही थी। वह उनके पास ही बैठ गई। दूरबा और उनकी काफी अच्छी बनती थी। आज तुम जल्दी चली गई। आज थोड़ा ज्यादा काम था दादी जी, बस इसलिए आज जल्दी जाना पड़ा, दूरबा ने कहा और अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया। परेशान लग रही है। नहीं दादी जी, परेशान नहीं हूँ, काम का थोड़ा स्ट्रेस है। दोनों बात सेम ही तो हुई। परेशान है किस लिए, काम को लेकर है ना। हाँ। अच्छा, चाय पिएगी। चाय नहीं दादी जी, एक ब्लैक कॉफी। ठीक है, तुम आराम करो कमरे में, मैं भिजवाती हूँ किसी से कहकर। सरस्वती जी ने उसके गाल को प्यार से छुआ। दूरबा उठी और अपने कमरे में चली गई। हे भाभी, दूरबा के लिए काफी भिजवा दियो कमरे में। सरस्वती जी सामने से आती भाभी से बोल उठी। नौकर नहीं हूँ किसी की, रूखेपन से भाभी बोली। अद्वैत के तो हर काम करती है ना, तो क्या अपनी भाभी के लिए एक कॉफी का कप नहीं लेकर जा सकती है। वह थक कर आई है काम से। वह मेरे भाई हैं और थक कर आई हैं से क्या मतलब है आपका। पत्थर काट कर आई हैं क्या। एक उपाय था दूरबा के लिए उसके लहजे में। भाभी, जाना बेटा, अगर नहीं जाना है तो साफ इनकार कर दे, मैं बना कर दे आऊंगी। अभी तो हड्डियों में जान है। खैर कोई नहीं, अगर सीढ़ियों से गिरकर एक दो हड्डी टूट भी गई तो। ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए आप मुझे। मैं जा रही हूँ मैडम के लिए कॉफी लेकर। भाभी चिढ़कर वहां से किचन की ओर चली गई। यही तो एक हथियार है तुमसे काम करवाने का, सरस्वती जी मनी मन हंसते हुए बोली। कुछ देर बाद ही भाभी एक कॉफी का कप लेकर दूरबा के कमरे में आई। दूरबा आईने के सामने खड़ी होकर अपने नाइट गाउन की डोरी को बांध रही थी। भाभी ने तेज आवाज के साथ कॉफी के कप को ड्रेसिंग टेबल पर रखा। तुम्हारी कॉफी दादी ने भिजवाई है, दादी को थैंक यू बोल देना मेरी ओर से, दूरबा ने मुस्कुराकर कहा और धीरे से कॉफी का कप उठा लिया। हाँ, कहते हुए भाभी इधर उधर देखने लगी। कुछ कहना है। हाँ, इनफैक्ट कुछ पूछना है। हाँ हाँ, पूछो क्या पूछना है। आज सुबह तुम और भाई कहाँ गए थे। भाभी के इस सवाल पर दूरबा थोड़ी देर रुकी और फिर बहाना बनाकर बोली, मैं तो अपने घर गई थी और अद्वैत का मुझे नहीं पता। आर यू श्योर। भाभी की सकभरी नजरें अभी भी उस पर ही थीं। यस भाभी, कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अब जब दूरबा कुछ बताना ही नहीं चाहती थी तो कोई फायदा भी तो नहीं था उससे बार बार पूछने का, इसलिए भाभी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद दूरबा ने कॉफी का कप वापस टेबल पर रखा। क्या अदर से बात करनी चाहिए पैसों के बारे में। अभी उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वह कैसे बात करेगी उससे। रात के करीब 11 बज चुके थे पर अद्वैत अभी तक घर नहीं आया था। आज दूरबा हॉल में ही बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वहीं भाभी भी जगी हुई थी क्योंकि उसे तब तक नींद नहीं आती थी जब तक अद्वैत घर ना आ जाए। पर आज दूरबा को भी जगह देखकर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। दोनों की शादी को 1 साल से भी ऊपर हो गया था पर आज तक उसने दूरबा को अद्वैत के लिए जगह नहीं देखा था। खैर, वह यही सोच रही थी कि शायद अब उसे अकल आ गई हो। कुछ देर बाद ही जब गाड़ी के रुकने की आवाज आई तो भाभी सोने चली गई।
अद्वैत जैसे ही हाल में आया, दूरबा को वहां देखकर उसका रिएक्शन भी सेम ही था। पर मजाल है, उसने चेहरे से जरा भी लगने दिया हो। दूरबा फौरन उठ खड़ी हुई। अद्वैत बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। उसे जाता देखकर दूरबा भी जल्दी से किचन में चली आई। खाना गर्म करके उसने एक प्लेट में परोसा और फिर उसे लेकर कमरे में आ गई। अद्वैत नीचे ही आ रहा था, पर फिर दूरबा के हाथों में खाने से भरी प्लेट देखकर वह वहीं ठिठक सा गया। खाना कहते हुए उसने प्लेट को वहीं रखी टेबल पर रख दिया। अद्वैत ने एक नज़र उसे देखा और फिर खामोशी से वहीं बैठकर खाना खाने लगा। सॉरी, शायद मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था। अद्वैत ने खाना खाते हुए उसे बस देखा। अद्वैत, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आखिरकार थोड़ी हिम्मत दिखाकर उसने बोल ही दिया। खाना खाने के बाद कुछ ही शब्दों में उसने बात को वहीं रोक दिया था। अद्वैत आराम आराम से खाना खा रहा था। दूरबा वहीं खड़ी उसे देख रही थी। इतना तो जानती थी कि वह जानबूझकर इतनी धीरे धीरे खाना खा रहा था, पर वह कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। जहां आमतौर पर वह 5 से 10 मिनट में खाना खा लेता था, लेकिन आज उसने उसी खाने को खाने के लिए पूरा आधा घंटा ले लिया था। आधे घंटे से खड़ी दूरबा के भी अब पैर दर्द करने लगे थे। वह वहीं बैठ के सिरहाने से टेक लगाए बैठ गई। अद्वैत ने प्लेट को उठाया और कमरे से बाहर चला गया। दूरबा ने बेचैनी से उसे जाते हुए देखा और अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। दोनों लाइटें बंद किए बेड पर लेटे हुए थे। अद्वैत एकटक सीलिंग को घूर रहा था। वहीं दूरबा बार बार उसकी ओर ही देख रही थी। अद्वैत जानता था कि वह कुछ बात करना चाहती है, पर क्या? उसके मन में भी काफी जिज्ञासा थी ये जानने की, पर कुछ कहा ही तो नहीं जा रहा था। अब अभी नहीं, सुबह बात करती हूँ, दूरबा ने मन ही मन सोचा और धीरे से अद्वैत की तरफ खिसक गई। उसने धीरे से अद्वैत के हाथ पर अपना हाथ रखा तो अद्वैत ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। सारी अद्वैत, दूरबा ने कहा और अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया। अद्वैत ने धीरे से उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया, पर बोला कुछ नहीं। अद्वैत, मुझे, दूरबा ने आगे बोलने के लिए जैसे ही दोबारा मुंह खोला कि उसी समय अद्वैत ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। दूरबा ने अपनी आंखें कसकर मींच ली थी। अद्वैत अभी भी गुस्सा था, यह बात वह साफ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके किस करने के अंदाज में कोई प्यार था ही नहीं। दूरबा की आंखें पनीली हो गईं। उसने अपने दोनों हाथों को अद्वैत की पीठ पर रख दिए तो अद्वैत ने उसे खुद की ओर करीब कर लिया। दूरबा ने फिलहाल खुद को उसके हवाले कर दिया था। शायद उसकी चाहत थी जो वह हमेशा अद्वैत के सामने कमजोर पड़ी जाती थी। सुबह अद्वैत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। वहां दूरबा आई। अद्वैत ने दूरबा को आईने की मदद से देखा और फिर उससे नजरें फेर लीं। वह उसके पास आकर खड़ी हो गई। कल रात बात करनी थी आपसे, पर फिर आपने की नहीं। बोलो, अद्वैत टाई की नॉट को कसता हुआ बोला। वह वह मुझे कुछ पैसे चाहिए। दूरबा अटकते हुए ही सही, पर बोल गई थी। पैसे? अद्वैत अब पूरी तरह उसकी ओर घूम गया था। उसने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधा और बिना किसी भाव के बोला, ओ, अच्छा, तो कल रात की कीमत मांग रही हो? ये चंद शब्द ही काफी थे उसके दिल को दर्द पहुंचाने के लिए। एक शब्द भी नहीं कहा था फिर उसने। तो चलो बताओ कि क्या कीमत लगाई है कल रात की? तंज कसते हुए वह बोला। 10 10 करोड़। वह खुद के जज्बातों को काबू कर थोड़ा अटकते हुए बोली। ब्रिलियंट। अद्वैत थोड़ा सा हंसा और फिर बिना कुछ कहे वार्डरोब के लॉकर से अपनी चेक बुक निकाली, पेन उठाया और एक ब्लैंक चेक पर साइन कर दिया। उस साइन चेक को चेक बुक से फाड़ा और बेड पर फेंककर कमरे के बाहर चला गया। अद्वैत के जाते ही दूरबा ने उस चेक को उठाया। धुंधली आंखों से अद्वैत के साइन को देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने वह चेक अपने पर्स में डाल लिया। आंखों से आंसू पोंछे और नीचे नाश्ते के लिए आ गई। अद्वैत जा चुका था। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त भाभी सरस्वती जी, भावना रघुवंशी और उन्हीं के पास बैठे संजय रघुवंशी, यानी कि भावना जी के पति थे। सब शांति से नाश्ता कर रहे थे। दूरबा भी उनके पास ही बैठ गई। दूरबा, आज ऑफिस जाओगी? भावना रघुवंशी ने पूछा।
तो दूरबा ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। जी आंटी, दरअसल नेक्स्ट मंथ फैशन वीक स्टार्ट हो रहा है। समय कम है और काम ज़्यादा है, तो बस सभी लगे हुए हैं। ओह, तो मेरे लिए फैशन वीक का वीआईपी कार्ड। तुम तो जानती हो ना कि मुझे कितना अच्छा लगता है वह सब। जब पिछली बार फैशन वीक अटेंड किया था ना, तो सच में बहुत मज़ा आया था। भावना रघुवंशी मुस्कुराकर बोली। जी आंटी, दूरबा ने कहा और फिर नाश्ते के बाद ऑफिस चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।